हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक जेई और नीट दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। अगर मैं बात करूं जेई की तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे और नीट में लगभग इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो समझते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक समझते हैं। इसमें हमें पहले ये देखना है कि टॉपिक कौन कौन सा कवर करना है। तो देखिए, हमें इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में जो टॉपिक स्टडी करना है, सबसे पहला वो है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। इसके बाद हमें स्टडी करना है इसमें मैटर वेव्स। इसके बाद थर्ड जो हमें इसमें स्टडी करना है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के बाद हमें इसमें एक्स रेज स्टडी करना है। एक्सरे के बाद इसमें हमें न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी करना है और न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद लास्ट में आएगा अपना रेडियो एक्टिविटी। तो वन बाय वन हम लोग सभी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करना है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बता देता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, कैसे शुरू हुआ। थोड़ी बेसिक बातें देखो। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, एक्चुअली इसको कहते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स हैं, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत पुराना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी समथिंग अराउंड 1897 के आसपास। तो उसके बाद की जो फिजिक्स है उसी को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, द फिजिक्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज द मॉडर्न फिजिक्स। तो अब इसमें क्या क्या बदलाव हैं और जो पहले क्लासिकल फिजिक्स था उससे ये कैसे अलग है, तो वो समझने से पहले हम एक बात और देख लेते हैं कि इसमें हमें स्टडी करना किस चीज़ को है। तो हमें इसमें लाइट को स्टडी करना है बच्चों, है ना। तो अगर लाइट की स्टडी करनी है तो लाइट को अगर मैं थोड़ा सा और बांटूं तो लाइट जो है उसको हम पार्टिकल कहेंगे या फिर लाइट को हम लोग वेव कहेंगे। इन दोनों में से लाइट को हम क्या कहेंगे? एक्चुअली लाइट जो है वो दोनों नेचर शो करता है। इसीलिए अगर मैं एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो करूं तो उसमें जो चैप्टर का नाम लिखा है, इसको स्टार्ट करते हैं, वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना। तो पार्टिकल और वेव दोनों प्रॉपर्टी लाइट शो करती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उसको बदल लेता है। जैसे कि अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो हम बेसिक क्लास 8 से पढ़ते हैं, वो लगता है कि लाइट एक पार्टिकल है। जैसे एक बॉल किसी सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस लौट जाता है, ऐसे ही लाइट किसी मिरर पे स्ट्राइक करके लौट जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिनोमेनास थे जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ नहीं कर पाया, उसको वेव नेचर ऑफ लाइट ने प्रूफ किया। तो वहां पर पार्टिकल नेचर फ्लॉप हो गया। ऐसे ही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाया। तो लाइट के दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं। तो लाइट पर सबसे पहला जो कमेंट किया गया था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन ने लाइट को कॉर्पसल कहा कि लाइट क्या होते हैं, कॉर्पसल्स के रूप में फॉलो करते हैं या फ्लो करते हैं। और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के बारे में कमेंट किया था और इसको उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम दिया था। उन्होंने ये कहा था कि लाइट जो होता है वो कॉर्पसल्स के फॉर्म में सोर्स से निकलता है और टारगेट को जाके हिट करता है। लेकिन अब ये इसके बारे में डिटेल तो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जैसे लाइट एक कॉर्पसल के फॉर्म में निकल रहा है तो सोर्स का मास घट जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल वहाँ से निकलेगा तो उसका मास घट जाना चाहिए। फिर एक ही सरफेस से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन होना, ये भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं गलत करता है। तो न्यूटन की ये थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब इसके बाद जो सेकेंड थ्योरी आया लाइट पर, वो दिया था हाइजन ने, जिसको आपने पढ़ा होगा हाइजन्स वेव थ्योरी के अंदर। तो हाइजन ने लाइट को वेव कहा, न्यूटन ने लाइट को क्या कहा, पार्टिकल कहा, जबकि हाइजन ने लाइट को क्या कहा, वेव कहा। अब चूंकि न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो उनकी बात को गलत थोड़ा सा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई इनकी बात कैसे गलत हो सकती है। तो हाइजन को
कुछ दिनों के लिए इग्नोर किया गया कि ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा। बट फिर क्या हुआ, हाइजन को मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। देखो थोड़ा थ्योरी अपने को बताना पड़ेगा ताकि वो सीक्वेंस चले ना। तो मैक्सवेल ने हाइजन के वेव थ्योरी को सपोर्ट किया और मैक्सवेल ने कहा कि भाई साहब हाइजन सही बोल रहे हैं, लाइट वास्तविकता में वेव ही है। अब जब दो बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को गलत बोले तो लोगों को मानना पड़ेगा कि यार हाँ, दो लोग कैसे गलत हो सकते हैं, और ये दोनों भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब दुनिया लाइट को वेव मानना शुरू कर चुकी थी कि लाइट तो वेव होता है। फिर क्या हुआ, अचानक एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक, जिन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इन्होंने वापस से लाइट को कहा कि लाइट पार्टिकल होता है और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने फोटोन दिया। देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। वो किताब में जो इंट्रोडक्शन में लिखा होता है ना बहुत सारी बातें, वो समराइज मैंने यहां बताया आपको, ठीक है। न्यूटन ने दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट को पार्टिकल बोला, उसको सच माना गया। बाद में हाइजन आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई वेव होता है, लोगों ने नहीं माना। फिर जब मैक्सवेल ने कहा कि नहीं वेव ही होता है, तो लोगों ने न्यूटन की बात को गलत मान लिया। अब जब सब लोग वेव मान चुके थे तो आ गए मैक्स प्लैंक साहब, इन्होंने कहा कि नहीं भाई वो तो पार्टिकल होता है। अब पूरा हंगामा शुरू हो गया कि भाई असली में क्या होता है। तो लास्ट में आते हैं अपने साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रॉगली, सॉरी ये क्या लिख रहा था मैं, सॉरी डी ब्रॉगली, है ना। तो इन्होंने कहा लड़ो मत, ये दोनों होता है, लाइट दोनों होता है, ये पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। और यहीं से डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन शुरू हुआ। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये मैटर और रेडिएशन क्या होता है। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बॉल है, इस बॉल का मास m है और ये बॉल ट्रैवल कर रही है v वेलोसिटी से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो बॉल जो है ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ मैटर, ये तो मैटर है ना जी। लेकिन अब हो क्या रहा है, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ये चलता है वेव के फॉर्म में, मतलब जो मैटर है वो वेव जैसा बिहेव करता है। सिमिलरली जब लाइट की बात हुई तो लाइट वेव है, बट ये कभी कभी बिहेव करेगा एज अ मैटर, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। मैटर कैन बिहेव एज वेव एंड वेव कैन बिहेव एज मैटर। मतलब जो गामा रेडिएशन हमें मिलता है, जो रेडियो वेव हमें मिलता है, वो भी कभी कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। और ये जो मार्कर मेरे हाथ में है ये पार्टिकल है, ये भी कभी कभी वेव की तरह बिहेव करेगा। इसी को हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कहते हैं। यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो न्यूटन, हाइजन, मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। अब चूंकि हम लोग डुअल नेचर पढ़ रहे हैं तो डी ब्रॉगली से हम टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो डी ब्रॉगली ने बच्चों क्या कहा सॉरी, कि लाइट जो होता है वो दोनों नेचर शो करता है, और सिमिलरली पार्टिकल जो होता है वो भी दोनों नेचर शो करता है। तो देखते हैं वो नेचर क्या क्या होते हैं। इधर देखो, तो डी ब्रॉगली की बात को अगर फॉलो करें तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, इधर उन्होंने प्रोड्यूस किया फोटोन। अब फोटोन देखो, फोटोन को किसने पहला वर्ड दिया था, मैक्स प्लैंक ने। तो मैक्स प्लैंक ने अगर फोटोन दिया तो समझने पहले फोटोन होता क्या है, फोटोन क्या होता है। ऑफ कोर्स डी ब्रॉगली ने भी फोटोन वर्ड को सपोर्ट किया था, है ना। तो फोटोन चूंकि नया वर्ड है, देखते हैं फोटोन का मतलब क्या होता है। देखो फोटोन जो होता है वो बेसिकली एक एनर्जी पैकेट होता है। जैसे लाइट ट्रेवल करती है, मान लो ये ट्यूबलाइट है और यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ऐसा कहा गया कि इसमें ये जो सोर्स है ये नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को रिलीज करता है। वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं छोटे छोटे, उनको फोटोन का नाम दिया गया, ठीक है। तो फोटोन के बारे में लिख लो, दे आर द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जो कि कोई भी सोर्स एमिट करता है अगर वो लाइट एमिट कर रहा है तो, ठीक है। तो फोटोन चूंकि नया वर्ड था तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए कि फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले फोटोन की जो पहली प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। तो कहा गया कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है बच्चों, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है भाई साहब। अच्छा, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दिया गया समझिए। यह कहा गया कि फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं।
मतलब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। जैसे अगर लाइट यहाँ से निकल रही है और आपने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट डाल दिया तो ये किसी की तरफ डेविएट नहीं होगी, मतलब फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फोटोन डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन। फोटोन डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन? ऑफ इट्स नंबर्स, ऑफ इट्स नंबर्स। मतलब फोटोन जो है वो अपने नंबर्स का कोई कंजर्वेशन फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रूम है और इस रूम में 100 फोटॉन्स हैं किसी भी लाइट सोर्स के कारण, तो वो 100 जो फोटॉन्स हैं वो आए और मैंने बीच में ये मार्कर रख दिया। अब जैसे ही वो फोटॉन्स इस मार्कर से टकराए, इसमें अगर मान लो 10 फोटोन टकरा गए तो मतलब इस रूम से 10 फोटोन खत्म हो गया। अब इस रूम में मात्र 90 फोटोन बाकी है। मतलब फोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर्स में कंजर्व नहीं होते, इनका नंबर घट सकता है, इनका नंबर बढ़ सकता है। मतलब फोटोन की संख्या जो है, फोटोन जो है उसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोटोन के बारे में एक बात और क्या कही गई कि दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ से फोटोन ट्रैवल करते हैं, तो फोटोन ही तो लाइट लेके आता है, ऐसा कहा गया। तो ये बात भी मानी गई। और देखो प्रॉपर्टी, अब देखो फोटोन जो है वो कहीं ना कहीं है तो पार्टिकल, जिसको मैक्स प्लैंक ने कहा था। बाद में डी ब्रोगली ने उसको कहा कि हाँ भाई सही है, क्योंकि इन्होंने दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर फोटोन पार्टिकल है तो उन्होंने कहा कि, और डी ब्रोगली ने कहा कि दोनों नेचर शो करता है। यानी कि उन्होंने 2 फॉर्मूले और प्रोड्यूस किए जिसने पूरे फिजिक्स को बदल दिया। उन्होंने पहला फॉर्मूला क्या दिया? उन्होंने फॉर्मूला दिया मोमेंटम ऑफ फोटोन। P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला दिया डी ब्रोगली ने और उन्होंने कहा वो h/λ होता है बच्चों। मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ, ये फॉर्मूला समझो एक कनेक्शन है। क्लासिकल फिजिक्स को भूल के आ जाओ मॉडर्न पर, आप सब बातें भूल जाओ। क्या है देखो, मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसको मैं v वेलोसिटी से फेंक दूं तो इसका कोई मोमेंटम होगा। ये मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहां देखो लैम्डा, लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है? लैम्डा वेव की प्रॉपर्टी है। और h तो हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इतना आप जानते होंगे। तो एक तरफ देखो आप तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और अगली तरफ जो प्रॉपर्टी है वेवलेंथ, ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो ये जो फॉर्मूला है ये लिंक है किसके बीच का? पार्टिकल और वेव के बीच का। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? h/λ, जहां h है प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा है वेवलेंथ। ये आप लिख लेंगे। और इसका नंबर 6 प्रॉपर्टी जो है फोटोन का, वो है एनर्जी ऑफ फोटोन। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को बच्चों कहा गया, उसका फॉर्मूला दिया गया कि वो फॉर्मूला होता है एनर्जी का hf, एंड वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। h क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। h हो गया, सॉरी h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, f हो गया फ्रीक्वेंसी। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो एक बात आपने और पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। आप जानते होंगे कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू न्यू। वेलोसिटी जो होता है बच्चों वो क्या होता है? लैम्डा इंटू न्यू होता है, या इंटू एफ होता है। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाय लैम्डा। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और आप रख लो अपने पास, वो होता है hc/λ। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? hc/λ। यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हो गया वेवलेंथ जो रेडिएशन आ रहा है उसका। अब देखो h की वैल्यू कितनी होती है पता होगा आपको? 6.63 इंटू 10⁻36। और जो यहाँ पर c है वो स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। और यहाँ आ जाएगा लैम्डा, तो ये एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। लेकिन चूंकि ये वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है 12⁴00 12⁴00 अपॉन लैम्डा कर देना। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बच्चों, और ये लैम्डा जो है वो आपको एंगस्ट्रॉम में डालना पड़ेगा। लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में डालना पड़ेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो वो भी देख लो।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो देखो ये एनर्जी बहुत कम है। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पैक किए हैं। तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला था h/λ मोमेंटम ऑफ फोटोन, दूसरा फॉर्मूला था hc/λ और इसी में ऐड करें hf और थोड़ा उसका मॉडिफिकेशन ध्यान रखें 12 का 400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। देखो चलो अब बात हो रही है एनर्जी की। तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक लाइट है, एक रेडिएशन है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स, फाइंड इट्स एनर्जी। बच्चों उसका एनर्जी क्या होगा? एक रेडिएशन है जो 300 नैनोमीटर्स का है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अभी सीखा आपने। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 का 400 बाई लैम्डा। लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो ये तो नैनोमीटर में है, तो 300 नैनोमीटर को जब आप वेव उसमें कन्वर्ट करोगे एंगस्ट्रॉम में, तो हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। बस ये ध्यान रखना था आपको। एनर्जी किस में आ जाएगा? ईवी में आ जाएगा। कैंसिल कर लो, जितना सिंप्लीफाई करना है कर लो। ऊपर क्या आएगा? 62, यहाँ आएगा 15, तो 62/15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, अगर इसी में आपको फ्रीक्वेंसी दिया होता तो आप फ्रीक्वेंसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। वो E = hf आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करे और वेव आगे बढ़ता रहे, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये बिना किसी मीडियम के आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं बच्चों, ये कितने टाइप के होते हैं और इनका स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है, उसको थोड़ा एक बार नज़र दे देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरीके से काम करता है। RMI VUXG। क्या हुआ ये? R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड वेव्स, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायोलेट बच्चों, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेज और G जो है वो होता है गामा रेज, गामा रेज। अब इसमें V क्या होता है? तो V होता है विजिबल। जो V जो है इसका नाम क्या हो गया? विजिबल रेज। अब विजिबल में जानते हो विवग्योर होता है। अब विवग्योर कैसे अरेंज करें वो भी देख लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वायलेट। तो वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट तो वायलेट, इंफ्रारेड तो यहाँ रेड आ गया, तो VIBGYOR। अब आप जब इधर से इधर की ओर जाओगे, मतलब रेडियो वेव से अगर आप गामा रेज की तरफ जाते हो बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी इसकी बढ़ती हुई मिलेगी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेवलेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। और जो स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड है सभी वेव की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। किसमें? मीडियम में। अगर, हाँ वो बता देता हूँ, जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ मीडियम। अगर मीडियम में ये वेव्स चल रही हैं तो सभी वेव्स की स्पीड बराबर होगी और वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड होगी बच्चों। बहुत सिंपल है। अच्छा, लेकिन अगर मीडियम चेंज हुआ, वो भी लिख लो, इफ मीडियम चेंजेस, अगर मीडियम चेंज हुआ तो देखो फ्रीक्वेंसी जो है इसका वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये एक बदलाव आपको पता होना चाहिए ईएम वेव्स का। अब आप खुद बताओ कि रेड कलर का जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा कि वायलेट कलर के लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा? तो देखो इधर जाने से वेवलेंथ घटता है, तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और वायलेट का वेवलेंथ कम होगा। लेकिन अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो वायलेट कलर का ज़्यादा होगा और रेड का कम होगा। एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी भी वायलेट का ज़्यादा होगा, रेड का कम होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेज की। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई बच्चों? गामा रेज की हुई। तो ये एक बदलाव आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे बच्चों वो है इंटेंसिटी, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो, इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अपना नेक्स्ट हेडिंग है। मिटने में तकलीफ कर रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम समझ रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि कहते हैं कि किसी बल्ब की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है या बल्ब की इंटेंसिटी कम है, या आज सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इधर, जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी को डिफाइन करें तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बहुत सिंपल है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब बताओ एनर्जी और टाइम को आप पावर बोल सकते हो, तो एनर्जी अपॉन टाइम बच्चों क्या हो गया, पावर हो गया, और एरिया तो नीचे आ गया। यानी इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बहुत इजी चल गया, पावर बाय एरिया। यानी कि इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ a 100 watt bulb at 2 मीटर डिस्टेंस। एक 100 वॉट बल्ब है, उस बल्ब से 2 मीटर की दूरी पर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई बल्ब है 100 वॉट का, यहां एक बल्ब मान लो 100 वॉट का है, तो पावर तो आपको मिल गया, इजी है, इंटेंसिटी पावर बाय एरिया होता है। तो आपको फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, पावर बाय एरिया। लेकिन सवाल है कि एरिया कौन सा लिखें। तो देखो जैसे एक बल्ब यहाँ पर है, अब इस बल्ब से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो रेडिएशंस कितने एरिया में फैल रहे हैं। तो यहाँ से अगर 2 मीटर दूर की बात की जाए तो 2 मीटर दूर पर एक स्फीयर बन रहा है जिसमें वो बल्ब का पूरा लाइट जा रहा है। बच्चा पहला सोचता है कि सर 2 × 2 स्क्वायर एरिया कर देते हैं, 4 कर देते हैं, गलती हो जाएगा उससे। आप देखो अगर बल्ब यहाँ चल रहा है ना,
तो यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है तो 25 अगर 100 वाट का बल्ब है तो इससे 2 मीटर की दूरी पर एक पूरा स्फीयर बनेगा जिसमें उसका पूरा लाइट फैल रहा है। तो एरिया जो हम लेंगे वो उस स्फीयर का एरिया लेंगे, ना कि स्क्वायर का एरिया लेंगे। तो इसीलिए यहाँ जो इंटेंसिटी आएगा इस बल्ब का बच्चों वो आ जाएगा पावर बाई एरिया। तो पावर तो इसका 100 वाट है और एरिया क्या आ जाएगा 4 पाई, रेडियस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एक सोर्स, पॉइंट सोर्स की बात करता हूँ। अगर कोई पॉइंट सोर्स है, जैसे एक बल्ब क्या था बच्चों, बल्ब एक पॉइंट सोर्स था। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी होती है, जैसे यहाँ पॉइंट सोर्स है, तो अगर इसने जो लाइट एमिट करा वो पूरे एरिया में फैल गया, तो वो डिस्टेंस को अगर डबल कर दोगे तो वो एरिया पता है आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर से गिरेगा, यानी कि डबल डिस्टेंस पर जाने के बाद इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स जो होता है उसकी वजह से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होती है, यानी वो स्क्वायर टाइम्स गिरता है। वही अगर मैं आपको लाइन सोर्स की बात करूं, जैसे कि अब ट्यूबलाइट है, तो लाइन सोर्स जो होता है, जैसे यहां पर कोई लाइन सोर्स मैंने बनाया, तो लाइन सोर्स के चारों ओर एक सिलेंड्रिकल पैटर्न में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सिलेंड्रिकल अगर एरिया आप काउंट करोगे तो वो 2 पाई आर एच होता है। तो उसमें जो डिस्टेंस है, अगर मैं रेडियस डिस्टेंस की बात करूं तो वो आर से होता है। तो लाइन सोर्स की वजह से इंटेंसिटी जो है वो 1 बाई आर से फॉल करेगा। लेकिन वही अगर मैं प्लेन सोर्स ले लूं, कोई भी प्लेन सोर्स, तो प्लेन सोर्स के कारण ये इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। रिजेंबलेंस के लिए मैं बता दूं आपको, याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट का फॉर्मूला होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन की वजह से आपको याद होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पॉइंट की वजह से आपको याद होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम थिंग यहां हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। तो पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी स्क्वायर में घटती है, लाइन सोर्स की वजह से आर में घटती है, और प्लेन सोर्स की वजह से इंटेंसिटी जो होती है बच्चों कांस्टेंट होती है। तो आई थिंक आपको इंटेंसिटी निकालना आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलो अब हम थोड़े और नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलो नोट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोन का, मैं पूछता रहूंगा बीच में, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसलिए सबसे पहला फॉर्मूला आपने सीखा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, HF या फिर HC बाई लैम्डा। सेकेंड फॉर्मूला आपने सीखा मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, बताइए, P बाई लैम्डा। ठीक है, ऐसे ही और अगर ऐड करें एक दो, तो HF या HC हो गया, P बाई लैम्डा भी हो गया। हाँ 1 2 का 400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और सीखते हैं। देखो जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी एक सरफेस है, इस पर इस तरीके से रेडिएशंस जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, इनकी इंटेंसिटी I है और इनका वेवलेंथ लैम्डा है, और जो ये एरिया है बच्चों, ये एरिया A है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। फाइंड द नंबर्स ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने फोटॉन्स यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें, देखो ट्राई करने को आप कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ जल्दी में। देखो आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी हमने सीखा था कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम और पर यूनिट एरिया। देखिए होता था ना, एनर्जी अपॉन टाइम पर यूनिट एरिया। अगर मैं सिर्फ एनर्जी अपॉन टाइम निकाल लेता हूं यहां से, एनर्जी अपॉन टाइम, तो शायद वो I इंटू ए हो जाएगा, है ना। पर सेकेंड कितनी एनर्जी यहां पर स्ट्राइक कर रही है, वो I इंटू ए हो जाएगा। अच्छा अब देखो, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बच्चों कितना होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आप बताइए
कितना होता है? वो होता है hc/λ। आप जानते हो hc/λ होता है। अब सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी का खर्चा 10 रुपये है, ठीक है, और किसी इंसान ने, किसी ठेकेदार ने 1000 रुपये मंगवाए अपने लोगों को मेंटेन करने के लिए, तो कितने आदमी रहे होंगे? 100 आदमी रहे होंगे। सेम रूल यहाँ फॉलो कर लो। एक आदमी का खर्चा इतना है और एनर्जी इतनी है, खर्चा इतना है, और टोटल खर्चा इतना जा रहा है, तो नंबर कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो खत्म हो गया। नंबर क्या होगा? टोटल जो खर्चा हुआ एनर्जी का वो अपॉन एक का जो एनर्जी है वो। सिंपल। नंबर ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? चला गया IA/λ/hc। बच्चों ये रिजल्ट आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है IA/λ/hc। IA/λ/hc, ठीक है। तो इतने फोटॉन्स यहां स्ट्राइक कर रहे होंगे पर सेकेंड इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या किया इसमें? हमने इसमें टोटल एनर्जी निकाला पर सेकेंड कितना है, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिखा, उसको डिवाइड कर दिया, तो अपना आ गया फॉर्मूला। चलो अब देखो, यहाँ एक इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि इसका काम आएगा। अब देखो, अगर फोटोन वाकई में पार्टिकल, मतलब लाइट जो है वो फोटोन के रूप में जा रहा है, लाइट एक पार्टिकल के रूप में जा रहा है, उसका मोमेंटम भी है, तो कहीं ना कहीं वो फोर्स भी लगाएगा। देखो मोमेंटम है, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो टाइम तो है ही, तो फोर्स तो आएगा ही आएगा, तो प्रेशर भी आएगा। तो ऐसा कुछ अपने को समझना है। देखते हैं वन बाय वन, सीक्वेंस वाइज समझते हैं। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक दो टर्म समझते हैं पहले। देखो, कोई भी सरफेस अगर है, इस सरफेस पर अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, तो 3 चीज़ें बच्चों हो सकती हैं। जैसे मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो आप 3 चीज़ कर सकते हो। मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाया, आपने उसको रिसीव किया, टकराया, बोला सर आप ही रखो मुझे नहीं चाहिए, भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। मैंने कुछ दूसरी बात आपको पढ़ाई, आपने उसको आने दिया, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, हट गए, भाई तू ले ले, पीछे वाला सीख लेगा, उसको भेज दिया, तो कहते हैं ट्रांसमिट कर दिया। या फिर आपने कहा नहीं यार ये तो सीख लेते हैं, इंसान 2 बार ट्राई कर चुका है, तीसरी बार तो मतलब चलो ठीक है सीख ही लेते हैं, इसका भी कुछ रख लेते हैं इज्जत। तो मैंने जो तीसरा थ्योरी आपको पढ़ाया वो आपने रख लिया अपने अंदर, क्या किया? ट्रांसमिट कर लिया, सॉरी एब्जॉर्ब कर लिया। तो या तो कोई भी सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, या एब्जॉर्ब करता है, या ट्रांसमिट करता है। अभी हम ट्रांसमिटेंस को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ कि अगर ये सरफेस है, देखो ये सरफेस है, अब इस पर ये लाइट अगर इधर भेज दें तो क्या बोलेंगे? हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया इसने। अगर इसने इसको रख लिया क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब कर लिया इसने, ठीक है। और अगर इसने इसको भेज दिया तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट कर दिया इसने। तो 3 चीज़ हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड। तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर 2 फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, 2 टर्म्स समझने पड़ेंगे। 2 टर्म्स क्या है? पहला टर्म इसमें है वो है रिफ्लेक्टिव पावर। बच्चों रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर क्या होता है? देखो ये होता है एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट, और ऊपर होता है बच्चों एनर्जी रिफ्लेक्टेड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव पावर। इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब सोचो अगर कोई सरफेस है, उस पर 100 जूल एनर्जी स्ट्राइक हुआ, उसमें से उसने 30 जूल एनर्जी भेज दिया, बाहर भेज दिया 30 जूल, तो उसका रिफ्लेक्टिव पावर क्या हो जाएगा? 0.3। ये पावर देखकर आप वॉट मत समझना कि यूनिट इसकी वॉट होगी, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्टिव पावर अगर है तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट फॉर्मूला होता है। सिमिलरली आप बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करेंगे, कहिए क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? वो हो जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, इस तरीके से काम होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर से देखो, एक सरफेस है, उस पर 100 जूल एनर्जी स्ट्राइक हुआ, उसमें से उसने 40 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दिया। बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? आंसर है 0.6, क्योंकि 40 भेजा है मतलब 60 रखा है 60, आया 100, आंसर क्या आएगा? 0.6। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हो, रिफ्लेक्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ये क्यों पढ़ा है? कारण सुनो, इसका यूज हम करेंगे बड़े न्यूमेरिकल्स में। देखो कैसे। अब जितना आपको पता है अभी तक कि एक फोटोन का मोमेंटम बच्चों कितना होता है? h/λ होता है।
तो अगर वो फोटोन किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, मान लो अगर फोटोन सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो वो मोमेंटम ट्रांसफर भी करेगा, क्योंकि मोमेंटम है उसके पास। तो मोमेंटम ट्रांसफर किया मतलब उसने क्या किया, मोमेंटम चेंज भी करवाया मतलब फोर्स आ गया। तो उसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखो सपोज करो कि अपने पास एक सरफेस है, ठीक है। अब इस पर कोई फोटॉन्स ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है, इस तरीके से बच्चों फोटॉन्स आके इस पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ये एरिया हम ए मान लेते हैं, वही फोटोन ले लेते हैं, इंटेंसिटी आई ले लेते हैं, वेवलेंथ लैम्डा ले लेते हैं, ये आगे स्ट्राइक कर रहा है। और हम एक केस यहाँ मान क्या लेते हैं बच्चों कि इसका जो आर है वो 1 है। आर मतलब क्या हो गया कि ये सभी के सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब सोचो ये एक सरफेस था, इस पे एक फोटोन आके हिट करता है, एक फोटोन आया उसने हिट किया, तो एक फोटोन जो है बच्चों वो h/λ मोमेंटम लेके आया। अगर h/λ मोमेंटम लेके आया तो टकराया और फिर रिफ्लेक्ट भी हुआ ना सब का सब, मतलब कि फोटोन लौट के भी गया तो भी वो h/λ ही लेके गया। तो अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 फोटोन, एक फोटोन में मोमेंटम चेंज पर सेकंड कितना हुआ, ये सब पर सेकंड हो रहा है बच्चों, है ना, 1 सेकंड में आए। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन पर सेकंड क्या हो जाएगा, 2h/λ हो जाएगा। चेंज आया गया, h/λ आया, 2h/λ हो गया। अच्छा, तो टोटल मोमेंटम चेंज टोटल अगर निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, इट इज मोमेंटम चेंज फॉर 1 फोटोन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, यही लिखोगे। अब बताओ मोमेंटम चेंज एक फोटोन का कितना है, वो है 2h/λ, और नंबर ऑफ फोटोन कितने थे, IA λ/hc। अब देखो ये पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज जो है वो पर सेकंड हो रहा है, टाइम तो 1 सेकंड का ही है ना। तो डायरेक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज फोर्स क्या होगा, तो एवरेज फोर्स का जो वैल्यू है वो जो आप देख रहे हो यही हो जाएगा, क्योंकि एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड की बात हो रही है। इसमें कुछ कैंसिलेशन होंगे बच्चों, देखो लैम्डा से लैम्डा कच गया, h से h चला गया, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 2IA/c। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपने को मिल रही है वो इतना फोर्स सरफेस पे लगाती है, ये फोर्स लगाती है। अब देखो अगर फोर्स है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी होगा। तो मैं अगर आपसे कहता हूं इसी केस में कि बच्चों बताओ प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज द प्रेशर। देखो P मोमेंटम, P प्रेशर भी है, संभालो इक्वेशन को। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, यानी यहां से एरिया हट जाएगा, यानी 2I/c आ जाएगा बच्चों, 2I/c। ये प्रेशर जो होता है इसको कहते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। जो आज के लेक्चर का हेडिंग है वो यही है, रेडिएशन प्रेशर, 2I/c। अब देखो इसमें I क्या होता है, इंटेंसिटी। अब बोलो सर ये मतलब अगर यहाँ लाइट जल रही है तो मैंने अगर यहाँ हाथ रखा है तो मेरे को इसमें रेडिएशन प्रेशर फील होगा क्या, मैंने कहा बिल्कुल होगा। कितना होगा, देखो इतना होगा। इंटेंसिटी, चलो मान लो इसका ये जो बल्ब है वो 40 वाट का बल्ब है। अब 40 वाट का बल्ब है, एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर, क्या दिक्कत है मान लो, तो इंटेंसिटी 40 हो गई। तो C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसको -8 कर देगा, ये फोर्स बहुत कम होगा या प्रेशर बहुत कम होगा, जो प्रेशर की बात हुई बहुत कम होगा, क्योंकि नीचे C लिखा हुआ है। तो प्रेशर तो एग्जर्ट होता है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाता, ठीक है। ये तब होगा जब R = 1 है। अब आप थोड़ा अगर स्मार्ट सोच सको तो मैं आपको जल्दी में एक चीज बताता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में A बराबर बच्चों 1 होता, मतलब एब्जॉर्प्शन 1 होता, मतलब क्या होता कि जो भी लाइट यहां पर आया वो लौट के नहीं गया बच्चों, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो अगर ये एब्जॉर्ब हुआ तो बच्चों उस केस में मोमेंटम चेंज 2h/λ ना होके सिर्फ h/λ होगा। यानी कि उस केस में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ IA/c होगा, यानी जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा बच्चों वो सिर्फ I/c होगा। ये छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हो। यानी कि अगर लाइट आके टकराता है, फोटोन आके टकराता है और टकरा के लौट के ऊपर चला जाता है उसी रेट से, यानी जब R = 1 होता है तो फोर्स होता है 2AI/c, प्रेशर होता है 2I/c। अगर टकरा के पूरा एब्जॉर्ब हो गया बच्चों
तो फोर्स होगा IA/C, प्रेशर होगा I/C। लेकिन ये तब ना जब R1 हो और A1 हो। अगर हम कोई जनरल डेटा मान लें, उसके लिए हम क्या करें, कुछ तो फॉर्मूला हो अपने पास जो इसको जनरलाइज कर सके। तो देखो आपको मैं एक और फॉर्मूला देता हूं, बहुत प्यारा फॉर्मूला, समझो इसको। बात प्रेशर की हो रही है, तो प्रेशर का जो जनरलाइज फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है I/C टाइम्स ऑफ 1+R। I/C टाइम्स ऑफ 1+R। ये 1 है बच्चों, ये I नहीं है, ये 1 है, 1। अब खुद देखो, जब रिफ्लेक्टिव पावर 1 होगा, आप R के बदले 1 रखो, ये 2I/C हो जाएगा। और जब एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा, मतलब ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टिव पावर 0 हो जाएगा ना। जब सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले तो रिफ्लेक्ट कुछ किया ही नहीं, मतलब कि उस केस में आप यहाँ 0 रखिए, आपका वैल्यू P = I/C आ जाएगा। इतना आसान होता है। अब सवाल यह है कि सर हम क्या करें कि हमें ये रेडिएशन प्रेशर फील हो। तो देखो, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है I/C, यानी कि I/C को अगर हम फील कर सकें तो उसके लिए C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है ना जी। अब ये जो इंटेंसिटी है, आपको एक ऐसा पावर सोर्स लाना पड़ेगा जो कि इतने वॉट का हो, यानी कि 30 करोड़ वॉट का बल्ब अगर आप जला दो, और उस केस में आपको प्रेशर क्या मिलेगा, 1 पास्कल मिलेगा। तो सिर्फ 1 पास्कल प्रेशर को फील करने के लिए 30 करोड़ वॉट का बल्ब आपको ग्लो कराना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं रेडिएशन प्रेशर नॉर्मल लेवल पे जो बल्ब हम लोग देखते हैं बहुत कम होता है, लेकिन नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते। कितना होता है, 2I/C, I/C। एक बार सारे फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। पहला फॉर्मूला जल्दी बोलो, मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ, एनर्जी ऑफ फोटोन HF या SC/λ। तीसरा फॉर्मूला उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, 1/2 का 400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और सामने EV आ जाएगा। चौथा फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड बच्चों, वो क्या होगा, IA/SC हो जाएगा। और अगर R = 1 है, यानी कि प्योर रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी पहले तो E करते, मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, 2h/λ। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2IA/C हो जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2I/C हो जाएगा। अगर एब्जॉर्ब हो रहा है पूरा तो क्या हो जाएगा, I/C प्रेशर, और IA/C क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। चलो ये केस समझ में आ गया। अब और देखो, आगे चलते हैं। हो सकता है कि स्लांट गिरे, जरूरत हो ना सीधा ही गिरे, ये थोड़ा सा स्लैंट भी गिर सकता है ना। देखते हैं, ये जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं वो थोड़ा सा स्लैंट वे में गिर सकते हैं, सरफेस पर तिरछा। अब उस केस में क्या होगा वो समझते हैं। देखिए, सपोज करो ये सरफेस है, ठीक है, और यहां पर इंसिडेंट रेडिएशंस कुछ इस तरीके से गिर रही है, ऐसे ऐसे गिर रही है, और एंगल हमने ले लिया थीटा। क्लियर है। ये एरिया बच्चों A है, इंटेंसिटी हम लोग I ले लेते हैं, और वेवलेंथ लैम्डा ले लेते हैं। ठीक। अब सवाल ये है, सब कुछ वही है। पहली बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, बेसिक फॉर्मूला जो है वो सीखो। इधर I है, A है, लैम्डा है और HC है। इंटेंसिटी वही है बल्ब की, स्पीड ऑफ लाइट वही है, प्लैंक्स कांस्टेंट वही है, वेवलेंथ वही है, सारा खेल होगा एरिया का। अब देखो, एरिया यहाँ पर ये एरिया ना हो के अफेक्टिव एरिया ये हो जाएगा। कई बार कर चुके हैं फ्लक्स वगैरह में, आप कितनी बार कर चुके हो, ये कोई बहुत छोटी बात, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है इनफैक्ट, है ना। तो एरिया के बदले क्या लिखोगे बच्चों, आप A लिखोगे, A cos थीटा, खत्म है बस। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ फोर्स की, देखो मोमेंटम चेंज पहले देख लेते हैं। अगर देखो ना, मोमेंटम चेंज देख लेते हैं। मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, तो देखो नंबर तो इतना है। अब मोमेंटम चेंज के बारे में बात करो, देखो अगर इस सरफेस पर हम बात कर रहे हैं किसका, स्ट्राइकिंग का, तो स्ट्राइकिंग ऐसे तो काउंट करेंगे, मोमेंटम तो वर्टिकल काउंट करेंगे, प्रेशर तो वर्टिकल काउंट होता है, तो उसमें हम h/λ नहीं लेंगे बच्चों। ये जब आ रहा है इधर, h/λ बेसिकली इधर है अभी,
मोमेंटम उसका तिरछा मोमेंटम h बाई लैम्डा का। तो हम जो अपना परपेंडिकुलर मोमेंटम लेंगे कंपोनेंट करके, वो फिर से क्या आएगा, 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं, मैं आपको फोर्स डायरेक्ट बता दूं, देखो फिर से पर सेकेंड ही हो रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है, जैसे वहां हमने सीखा था, उसमें देखो h से h फिर से कटेगा, आप जानते हो, लैम्डा से लैम्डा फिर से कटेगा, तो 2ia बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये कब, जब r इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो। समझ में आ रहा है आपको। और अगर a इक्वल्स टू 1 हो जाए तो फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, f कितना हो जाएगा बोलो, फिर ia बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अभी अगर कोई जनरल फॉर्मूला बनाना हो, अब तो खुद ही बना सकते हो आप, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर बात करते हैं प्रेशर जनरल फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, I बाई सी टाइम्स ऑफ क्या था, 1 प्लस R इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। नोट कर लो इसको, बहुत आसान टॉपिक्स हैं, बट अगेन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। चलो नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर का नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। वो तो बच्चों ये सब जो बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा मेंस से ऊपर लेवल का ही है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो आपको समझ में आ रहा होगा। जनरली इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू किया जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है। तो ये हो गया रेडिएशन प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी एक स्फीयर है, सपोज या सर्कल की बात कर, सर्कल है, पहले सर्कल लेते हैं, बाद में स्फीयर देखेंगे। तो अपने पास क्या एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, और इस पर एक रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है। ये रेडिएशन इस पर स्ट्राइक कर रहा है सर्कल पर, इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा, इस पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है बच्चों। और आपसे कहा गया कि इस पर रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, क्या स्ट्राइक कर रहा है। तो देखो कुछ कुछ कैलकुलेशंस हैं, बट अगेन मैं कहता हूँ डेरिवेशन पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। करा भी सकता हूँ, बट समय जाता है, लगभग 15-20 मिनट जाता है उसमें, थोड़ा अच्छे खासे लेवल पे उसमें इंटीग्रेशन भी होता है, ठीक है। बट अगेन रिजल्ट इज़ इंपॉर्टेंट ना, कि आपको आंसर, जैसे जहाँ जरूरत थी वहाँ मैंने कराया आपको, ठीक है। कोई अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें इसका डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर इसको फील होगा किसी, अब इससे पहले क्या था, एक शीट पे, एक सरफेस पे गिर रहा था रेडिएशन। अभी क्या पर्टिकुलर एक सर्कुलर शेप है, उसी पे गिर रहा है रेडिएशन, कि सामने लाइट आ रही है ना, और मैं एक सर्कुलर शेप लेके खड़ा हो गया, नहीं भाई इसी का बताओ, इसी पर प्रेशर कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, इसको भी आप याद रखिएगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है कि अगर मैंने कोई सर्कल लेके सामने रखा हुआ है, तो उधर से जब लाइट इस पर आएगी तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या दिखेगा उसको। जैसे मान लो वहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या दिखेगा समझो, तो वो सर्कल दिखेगा ना यार। अगर जैसे अब ये मार्कर है, अब उधर से आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, सॉरी ट्रायंगल तो नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ऊपर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, तो इसको बोलते प्रोजेक्टेड एरिया। चलो थोड़ा शो ऑफ करते हैं, मोबाइल है मेरे पास, देखो जैसे कि अब ये मोबाइल फ़ोन है ना बच्चों, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, देखो। तो सामने से अगर लाइट आ रही हो तो इसका रियल शेप जो भी है क्यूब क्यूबॉइड, लेकिन सामने से प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं बच्चों, तो अब इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा बोलो, सिर्फ ये लाइन हो जाएगी इसकी, ठीक है। देखो मोबाइल भी दिख गया आपको, थ्योरी समझ में आ गया। चलो अब ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इस केस में, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस r है, तो इस केस में प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बाई सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। इसी केस में मैं आपसे कहता, अगर कोई स्फीयर है, देखो अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस अगेन क्या है, r है, और इस पर अगर इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा हो, इस पर अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा हो, वही I वही लैम्डा, सब कुछ इक्वेशन सेम है, तो आपको अगर इस पर प्रेशर निकालना हो, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, दिमाग लगाओ। फॉर्मूला होता है I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो देखो अगर कोई स्फीयर है, तो स्फीयर
है तो 3D, बट जब आप देखोगे ना तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा सिर्फ। जो एरिया आपको दिख रहा है, जिस एरिया पे लाइट पहुंच रही है, सर लाइट तो ऐसे बाउल शेप में उसमें पहुंच रही है, नहीं नहीं नहीं, उधर से देखने पर आपको सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा बच्चों। इसी पर एडवांस में क्वेश्चन आया था कि सन से लाइट निकल रही है, उसमें स्टीफन्स लॉ यूज़ किया गया था, E = सिग्मा T4, और सन से लाइट निकल रही है तो उसके जगह से निकला तो वहाँ सिग्मा T4 यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए, और जब वो लाइट पहुँचेगी अर्थ पर तो अर्थ का प्रोजेक्टेड एरिया ही लेते थे, वहाँ पर 4πr² लेते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस में आया हुआ था। तो P = I/C, तो इसमें एरिया आप बच्चों πr² ही लिखोगे, ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा। अगर मैं कहता हूं चलो एक कोई कोन ले लिया जाए, सपोज करो एक कोई कोन ले लिया गया, अब कोन पर लाइट को ऐसे भेज दिया गया इस तरीके से, अब इसका आपको प्रेशर पूछ दिया कि इस कोन के सरफेस पे लाइट का कितना प्रेशर आ रहा है। ये सब थोड़ा ऊपर लेवल की बात है, ये सब एडवांस में आता है, फिर से बोल रहा हूँ। तो कोन का प्रेशर कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला बोलो क्या होता है, P = I/C इंटू कोन का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा बच्चों, ट्राइंगुलर शेप होगा, सोच के देखना। कोन अगर है कोई, उसको साइड से देखने पे ट्रायंगल दिखेगा, मतलब कि इसकी हाइट अगर h ले लें, इसका रेडियस r ले लें, तो हाफ इंटू बेस, बोलो बेस क्या होगा बच्चों इसका 2r, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी h, 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा I/R/h/c, ये होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ ये आ जाएगा। तो क्यों शेप कोई सा भी हो, अगर आपको उस पर कोई रेडिएशन प्रेशर निकालना, कोई प्लेन सोर्स ऑफ लाइट कहीं अगर लाइट को भेज रही है और उस ऑब्जेक्ट पर आपको रेडिएशन प्रेशर निकालना हो, सिंपल फॉर्मूला होता है I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर था रेडिएशन प्रेशर के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करेंगे वो हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं।